वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जल्द ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म शुरू किया जाएगा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि गुज़िश्ता 5-6 बरस में बुनियादी ढांचे पर जीडीपी का 5-6% खर्च किया गया। And the stakeholders consultations were with the ministries, with state governments, with infrastructure companies, with developers, bankers, with NBFCs, and also with PE players and industry association. So 70 different meetings were held during the course of the 4 months. And for the 100 lakh crores, today we have a compilation of 102 lakh crores worth projects. However, even as we are talking here, I'm happy to say that projects we are coming in, and in the next couple of weeks we will probably reach a 3 lakh crores. For the 100 lakh crore, 102 lakh crore worth compilation is what I'm giving you now. But in addition, a few more states are coming up with another 3 lakh crore worth of projects. So in all, I think we'll have about 105 lakh crore in total of projects for the 100 lakh crore commitment that we've made. And these projects spread across 22 ministries and 18 states and union territories. We also intend to launch a NIP, the National Infrastructure Pipeline Coordination Mechanism, consisting of the center, the states, and also the private sector, so that they can get into detailed planning and also information dissemination together with monitoring the implementation of this entire NIP framework. दिल्ली के सीलमपुर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद बरपा हुआ था। तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद को दिल्ली के कड़कड़ोमा कोर्ट से राहत मिली है। दोनों मुलजमीन को कोर्ट ने अबूरी जमानत दे दी है। उन मुलजमीन को कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए जमानत दी है। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में हुए सीमापुरी पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में कड़कड़ोमा कोर्ट में मुलजमीन की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। 11 मुलजमीन की जमानत अर्जी पर अब अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी तशद्दुद केस को अब खसूसी जांच टीम SIT के सुपुर्द कर दिया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह जनरल मुकुंद नरवाने मुल्क के नए फौजी सरबराह बन गए हैं। जनरल मुकुंद नरवाने मुल्क के 28वें फौजी सरबराह है। उन्होंने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। साबिक आर्मी सरबराह बिपिन रावत कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। मरकजी हुकूमत एयर इंडिया की जल्द अज जल्द निजकारी की ख्वाह है। ये कहना है मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी का। उनका कहना है कि एयर इंडिया की निजकारी के सिवा और कोई चारा नहीं है। दिल्ली में महाराष्ट्र हुकूमत के कांग्रेस वुज़रा ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वजारतों की तकसीम को लेकर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत हमारे साथ है बात करने के लिए। राउत जी, पहले राहुल गांधी से और अब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। आप लोगों की कुछ खास वजह से थी मुलाकात की? यह एक परंपरा रही है, जब भी नया मंत्रिमंडल का गठन होता है सारे मंत्री अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात करने आते हैं। हम भी एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात करने आए हैं, उनसे आभार व्यक्त किया और उनको आश्वस्त किया जो जिम्मेदारी आपने हम पर छोड़ी है निश्चित रूप से उसका वहन करेंगे। हम पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए भरकस प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे।
एक सवाल नितिन राउत जी, जब शपथ हुआ कल जब आदित्य ठाकरे का, तो उस पर सवाल बीजेपी उठा रही है, कह रही है कि पिता मुख्यमंत्री और बेटा मंत्री, ये पूरा परिवारवाद चला रही है। ये जो गठबंधन जो महाराष्ट्र में हो रही है कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, एक परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह कोई परंपरा नई नहीं है। इसके पहले भी कई बार कई प्रदेशों में ऐसी बातें हुई है। मैं समझता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी तो विरोधी पार्टी है और उनका काम विरोध करने का है, वो तो अपनी बात रखेंगे और उन्होंने रखी है। अंतिम सवाल है, क्या मंत्रिमंडल को लेकर या विभाग के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा हुई है, क्योंकि उस पर भी कई मतभेद दिखाई दे रहे हैं? जी नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीए की मुखालफत में एहतजाज कर रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर से पार्टी के अरकान असेंबली तक मार्च करने वाली साइकिल रैली को रवाना किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने शहरियत कानून और एनपीआर के सिलसिले में मरकजी और योगी हुकूमत को निशाना बनाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जब सदन शुरू हुआ है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, तो सभी विधायकों ने यह फैसला लिया कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत की ताकत से लोकतंत्र को कुचल रही है, उसका विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं लोकतंत्र में, उसका विरोध पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आप नागरिकता किस आधार पर देना चाहते हैं? आप धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो बात आसाम से शुरू हुई, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं जो फैसला आपने लिया है? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग संतुष्ट हैं जो जिस तरीके का सीए एक्ट आप लेकर के आए हैं? और उसके बाद आप पूरे देश को डरा रहे हैं कि एनआरसी लागू किया जाएगा। फिर आप ही के लोग कहते हैं कि एनआरसी नहीं लागू होगा और ये नई व्यवस्था ला रहे हो। क्या आधार में सब चीज़ें नहीं मौजूद हैं? पिछले कितने वर्षों से आधार के माध्यम से आपने एक एक नागरिक का, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक का आपने सब डेटा इकट्ठा किया है। क्या ऐसी जानकारी है जो आधार कार्ड में नहीं मौजूद है, वो आप एनपीआर से लेना चाहते हैं? प्रियंका गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाना बनाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, मुल्क का रंग तिरंगा ही रहेगा। लोगों ने न जाने कितनी बार उठाया है। आप जिस जगह खड़े हैं, निकलते ही आप बाएं चले जाएं, केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए। पता नहीं क्या है भगवा में। और पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछेगे तो हम तो पीताम्बर को भी मानते हैं। पीताम्बर रंग, नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में इस बार तो 118 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोहरे के सबब दर्जनों ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों की रेलवे स्टेशनों पर देखी जा सकती है, उनकी काफी बड़ी तादाद वहां पर देखी जा सकती है। इस ठंड का असर फजाई सर्विस पर भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइटें ताखीर से आ जा रही हैं। गरीब और बेघर अफराद के लिए रात गुजारने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिनमें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम हैं। दिल्ली में कल के मुकाबले आज ठंड कुछ कम है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से लोग परेशान हैं। इंडिया गेट पर लोग सैर करते नजर आए। हमारे नुमाइंदे पवन गोड ने लोगों से बात की। प्रकोप लगातार जारी है। अगर बात करें तापमान की और ठंड की, तो पिछले कई सालों की तुलना में इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। उसका सीधा सीधा नजारा इंडिया गेट पर देखने को मिल रहा है। साल का आज 2019 का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर लोग लगातार यहां जश्न मनाने आते हैं, क्योंकि कल से एक नए साल की शुरुआत होगी।
हालांकि और साल बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं दिल्ली और देश के तमाम जगहों से, लेकिन इस बार बहुत कम लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? कमल पौडेल। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हम नेपाल से। तो अब दिल्ली आए हैं घूमने, लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है, क्या बताना चाहेंगे कितनी ज्यादा ठंड है इस बार? बहुत ज़्यादा ठंड है। कल हम हैदराबाद से इधर आए थे, उसके बाद यहाँ शाम को थोड़ा बहुत घूम लिया। बहुत ठंडी बहुत है और हाथ भी बाहर ही निकल रखी है। चाय पी रहे हैं इंडिया गेट के आगे। चाय की चुस्की से ठंड भगाई जा रही है। आप लगातार यहाँ दिल्ली में घूमते रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। तो कहाँ से अब आए हुए हैं? मैं सर अभी तो यहाँ से करोड़ वक्त से आया हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से ठंड दिल्ली में पड़ रही है, उसको किस तरह से बताना चाहेंगे? मुझे तो कोई ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि मैं खुद हिमाचल का रहने वाला हूँ। मतलब पहले से ज़्यादा है। नहीं, जैसे आप हिमाचल के हैं, लेकिन दिल्ली की तुलना में, क्योंकि दिल्ली में लगातार इतनी ठंड होती नहीं है। नहीं होती है, ये सेम हिमाचल की ठंड हो गई है। तो दिल्ली में हिमाचल का मजा बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, लगता है कहीं से घूमने यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अब भाई पंजाब से हूँ। पंजाब से आए हैं, लेकिन जिस तरह दिल्ली में इस बार ठंड पड़ रही है, तो नए साल का मजा अब कैसा रहने वाला है? अच्छा है, ठंड अच्छा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ा है। बहुत सी ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 नुमाइंदे अनिल कुमार ने। सहित पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन भरी ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यही नहीं, इस कोहरे ने रेलवे के परिचालन पर भी बहुत बुरा असर डाला है। आज करीब 34 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है और करीब 2 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द की गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रेनें रद्द की गई है वो आप डिस्प्ले बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस जो है वो रद्द किया गया है। इसके अलावा महाबोधि एक्सप्रेस जो गया से चलकर दिल्ली के लिए आती है उसे भी रद्द किया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो 13 घंटे तक की देरी में चल रही है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है। हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चल रही है। पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलकर नई दिल्ली आती है वो 3.25 घंटे की देरी से चल रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस 2 घंटे, तेलंगाना एक्सप्रेस 5.5 घंटे और चेन्नई निजामुद्दीन दुरंतो 8.5 घंटे की देरी से चल रही है। यही नहीं, जो चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति है वो 4 घंटे की देरी से चल रही है। सचखंड एक्सप्रेस है वो 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो पुरी से चलकर आनंद विहार आती है नीलांचल एक्सप्रेस वो 13 घंटे तक की देरी से चल रही है। यानी अगर देखा जाए ट्रेनों के परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो करीब ऐसे 10% ट्रेनें हैं जो दिल्ली आ रही है विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न स्टेशनों से वो देरी से चल रही है। क्योंकि दिल्ली के जितने भी तमाम स्टेशंस हैं, चाहे वो हजरत निजामुद्दीन है, नई दिल्ली स्टेशन है, पुरानी दिल्ली स्टेशन है, सराय रोहिला है, ऐसे जितने भी स्टेशन हैं, आनंद विहार स्टेशन हैं, इन तमाम स्टेशनों में करीब रोजाना 350 ऐसी ट्रेनें हैं जो रोजाना आती है। और आज 34 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। देरी से पहुंचने का जो है वो शेड्यूल है। ऐसे में करीब 10% ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रेनें देरी से स्टेशन पहुंच रहे हैं तो जब आज दोपहर, शाम या रात तक जो ट्रेनें अपने गंतव्य तक जाएगी वो भी देरी से खुल सकती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ ही घंटों के बाद हम 2020 में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल की आमद पर दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। लोग नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हुए हैं। लोग नए साल में अमन, खुशहाली और कामयाबी की तवक्का रखते हैं। नए साल की आमद के सिलसिले में आज दिल्ली में भी तैयारियां जोरों पर है। हर तरफ जश्न का माहौल है। दिल्ली में किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक समेत दिल्ली की 4 अहम मेट्रो स्टेशन बंद हो सकते हैं। खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में दिया गया धरना। निमिच में लैंड माफिया के ठिकानों पर चला बुलडोजर। बीजेपी लीडरों के कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई, हंगामा हुआ बर्पा।
राजधानी भोपाल समेत रियासत के कई शहर सर्द लहर की जद में। पंचमुड़ी और अमरिया सबसे ठंडे शहर रिकॉर्ड किए गए। दर्जे हरारत कम होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का योगी और प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना। कहा, भगवा त्याग की अलामत, प्रज्ञा को नहीं मानते साध्वी। नए साल में बदलेंगे मुल्क के हालात। मारूफ शायर मंजर भोपाली ने न्यूज 18 से बातचीत में जताई उम्मीद। शहरी तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में भोपाल डीबी मॉल के सामने धरना दिया गया। हुकूमत से इस सियाह कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने न सिर्फ इस कानून को सियाह कानून से ताबीर किया, बल्कि इसे मुल्क के आईन के खिलाफ भी करार दिया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने न सिर्फ इस कानून को सियाह कानून से ताबीर किया, बल्कि इसे मुल्क के आईन के खिलाफ भी करार दिया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम के साथ कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद की खास बातचीत। के खत्म होने में चंद घंटे रह गए हैं। दुनिया 2020 का इस्तकबाल कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें तो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर एहतजाज जारी है। भोपाल में भी एहतजाज जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, आरिफ साहब जो है इस्तकबाल करने की वजह आप एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या? हमें जब आज़ादी की लड़ाई याद आती है तो हमें याद आता है कि उन बुज़ुर्गों ने गोली खाकर हमको देश दिया, और जब देश आज़ाद करा के दिया था और भीमराव अंबेडकर जी का जब संविधान दिया था तो इस सपनों के साथ उनने दिया था कि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो मैं समझता हूँ ये नैतिक जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने साथियों में अवेयरनेस लाऊं और सबको जगाऊं कि आओ हम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाएं और सड़कों पर निकलें। ये संविधान बचाना, देश में अमन लाना हमारा असल मकसद है। नया साल तभी तो खुशहाल होगा जब झुग्गी वालों को मकान मिले, गरीब को रोटी मिल जाए, जो नया लड़का है यंगर्स उसको कम से कम जॉब मिल जाए। इन सब से जो मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने दिमाग हटाया है, हम मुख्य धारा में इनको लाना चाहते हैं। यही हमारे आंदोलन की पहचान है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी कि इसके जितने भी अच्छे काम हैं हर जगह रोड़े खड़ा करना, तनकीद करना एक कांग्रेस का धर्म बन गया। एक आध अच्छा काम बता दें, किसी को 15 लाख डाल दिए हों वो बता दें। बहुत लाखों की नौकरी का वादा किया था, हजारों नौकरी दे दी हों वो बता दें, तो हम खुद उनका स्वागत कर देंगे। केवल जिस दिन से बने हैं देश में नफरत लड़ाना और एक दूसरे को मजहब के ऊपर लड़ाना और नफरत बांटने के अलावा कोई काम नहीं करा। एहतजाज कब तक जारी रहेगा? लगातार संघर्ष चलेगा, और मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि सारे मूवमेंट्स में तमाम स्टूडेंट्स बाहर निकल के आएँ, नौजवान लड़के लड़कियाँ निकल कर इस आंदोलन की क़यादत करें। हम सब इनके पीछे चलने को तैयार हैं। आरिफ मसूद साहब का कहना है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून जो है शरीयत तरमीमी एक्ट वापस नहीं लिया जाता, और इसके लिए जो है भोपाल में और भी बड़े लेवल पे जो है बड़ी सतह पर जो तैयारी की जा रही है, जिसमें बड़े बड़े जो है स्टूडेंट के साथ साथ आम लोगों को भी शामिल करने की कोशिश होगी। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। साल 2020 के इस्तकबाल में चंद घंटे और रह गए हैं। 2019 का साल अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ हमसे रुखसत हो रहा है। एक शायर साल 2019 के गुजरे लम्हात को कैसे देख रहा है और नए साल का इस्तकबाल किस तरह कर रहा है, उस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुमताज शायर मंजर भोपाली से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 2019 रुखसत होने में चंद घंटे रह गए हैं और 2020 का इस्तकबाल करने के लिए पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया तैयार है। खट्टी मिट्टी यादों के साथ ये साल रुखसत हो रहा है। नया साल का इस्तकबाल कैसे करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि जो शायर इतना हसास होता है वो किस तरह से तमाम हालात और मामलात को देखता है। मंजर साहब कैसे इस्तकबाल करते? इस्तकबाल तो मैं सोचता हूँ कि करना ही चाहिए नए साल का, और उम्मीदों भरा साल होना चाहिए। दुआओं के साथ इस्तकबाल होना चाहिए कि अल्लाह इस नए साल को हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ही खुशियों भरा साल अता फरमाए, और यही उम्मीद करते हैं कि तमाम मुल्क में जो कुछ हालात हैं वो दोबारा ये दोहराए नहीं जाएं, और अमन व अमान से जिस तरह हमारा मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है अमन व अमान, मोहब्बत, प्यार का संदेश देने के लिए, उसी तरह हमारा ये मुल्क नए साल में फिर नज़र आए।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हमें इंतशार दिखाई दे रहा है। अगर ये कहा जाए कि जो वादे जो दावे किए गए रहे तो वो कहीं पर हमें पसे पर्दा दिखाई दे रहे हैं कि आपके भी वो वादा करके टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। उनका वो एक शेर है कि वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, ज़िंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। और दूसरा शेर मेरा ये है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। देखिए सियासत के वादे, सियासी लोगों के वादे, मैं समझता हूँ उन पे तो कोई एतबार करता भी नहीं है। और जो कुछ करना है 130 करोड़ लोगों को अपने मुल्क की हिफाजत करना है, यहाँ मोहब्बतें बचाए रखना है, जो मोहब्बतों के चिराग नफ़रतों की आंधियाँ बुझाना चाहती हैं उनसे उन्हें महफूज रखना है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ये सारे झगड़े होते रहेंगे, हमेशा होते रहें और हमेशा होते रहेंगे। नए नए कानून बनाए जाएंगे, लोगों को परेशान किया जाएगा। मगर हैरत ये है कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मैंने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इसी तरह की तहरीक चली थी कि बांटो और राजनीति करो। वही तहरीक फिर अब दोहराई दी जाती है। ना अंग्रेज़ रहे ना ये तहरीकें रहेंगी। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। अब नए साल का किस तरह से शाराना अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं? देखिए नया साल तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने नौजवानों पे इस मुल्क के बड़ा फ़ख्र है कि वो जो चाहते हैं वो होता है। वो अगर ये तय कर लें कि सिर्फ इस मुल्क में मोहब्बतों के फूल खुलेंगे तो नफ़रतों की आंधियाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी। और अभी हमने देखा भी है कि नौजवानों में सड़कों पे आकर आइन की जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगता है कि ये मुल्क सिर्फ नौजवानों का है। हम लोग तो अपनी उम्रें गुजार चुके हैं, हमने जिस तरह गुजरी ज़िंदगी गुजारी है। नस्ल नौ के मतवालों अब तुम्हारी बारी है। अब नस्ल नौ का ज़माना है, वो अपने मुल्क को महफूज करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं एक चंद शेर बिल्कुल ताज़ा पेश कर देता हूँ, समाअत फरमाइए। दिसंबर गया जनवरी आ गई, दिसंबर गया जनवरी आ गई, कि फिर साल नौ की परी आ गई, कि फिर साल नौ की परी आ गई। पुराने दुखों को भुला दीजिए, पुराने दुखों को भुला दीजिए, नई रुत बहारों भरी आ गई, नई रुत बहारों भरी आ गई। वो शेर देखिए। गए साल लूटा था महंगाई ने, गए साल लूटा था महंगाई ने, फिर एक डाली फिर एक और डाली हरी आ गई। गए साल लूटा था महंगाई ने, फिर एक और डाली हरी आ गई, फिर एक और डाली। गई दाल थाली से सब्जी घटी, घटी दाल थाली से सब्जी घटी, चपाती में खुशकी खरी आ गई, चपाती में खुशकी खरी आ गई। बदल देंगे भारत की तस्वीर को, बदल देंगे भारत की तस्वीर को, सियासत को जादूगरी आ गई, सियासत को जादूगरी आ गई। मिटी अपनी पहचान मंजर मियाँ, मिटी अपनी पहचान मंजर मियाँ,
यहाँ सोच भी बाहरी आ गई, नया दिसंबर गया जनवरी आ गई। और ये दिसंबर गया जनवरी आ गई। इस तरह जो हम देखते हैं कि जो मंजर भोपाली साहब ने अपनी नज़्म में जिस तरह से एक मंजर कशी की है, वो मुत्तहिदा जो हमारी मुश्तरका तहजीब है, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान है, उसके हर पहलू को उन्होंने जो है नुमाइंदगी करने की कोशिश की। और फिर अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर ज़मीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तमाम तहजीबों की बात की जाती है, किसी एक तहजीब की नहीं। और जब तक ये तमाम तहजीबें ज़िंदा रहेंगी, हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को कुछ नहीं हो सकता। सदरंग ये फ़ज़ा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहाँ की है। हमें इस खुशबू को और इस सारे जहाँ की खुशबू को जो है बचा कर रखना है। नसाल नौ आम तमाम लोगों को बहुत बहुत